Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9 science NCERT book chapter number 15. So in this chapter we will discuss about improvement in food resources. So let's start. So बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि फूड है ना एक बहुत ही इसेंशियल और मतलब हमारे बॉडी के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेसिकली क्या है, ये जो फूड है ये क्या सप्लाई करता है, प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। और अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी मतलब जो फूड होते हैं ना उनका सप्लाई करते हैं, प्रोटीन सप्लाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। और ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं फूड्स के, है ना, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी जो बॉडी होगी वो तभी अच्छे से डेवलप करेगी या उसकी उस बॉडी का तभी अच्छे से ग्रोथ होगी, है ना। वो बॉडी तभी हेल्थी रहेगी अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में ये प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, विटामिन्स मिले एंड मिनरल्स मिले। ठीक है। अभी जो प्लांट्स है और एनिमल्स है ये दोनों ही क्या होंगे, मेजर सोर्स बनेंगे किसके, फूड के लिए। तो हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे भी डिपेंड है और एनिमल्स पे भी, हमारे फूड के लिए, है ना। अब देखो बहुत सारा ऐसा जो फूड होता है ना वो हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। और बहुत सारा और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, लाइक मिल्क, बटर, घी, ये सब कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग न्यूज़पेपर में रीड करते रहते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसमें एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें उनका जो प्रोडक्शन है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव हो। ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया क्या है, बहुत ही पॉपुलस कंट्री है। मतलब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है। चाइना के बाद इंडिया की ही रैंक आती है पॉपुलेशन में। ठीक है। तो और हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 बिलियन पीपल है। ठीक है। और ये अभी क्या हो रही है, स्टिल ग्रोइंग, बढ़ ही रही है। ठीक है। अब हम चाइना को भी इसमें डिफीट करने वाले हैं। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ए बिलियन टन ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। क्योंकि देखो अब सब तक ये फूड, ये खाना पहुंचना चाहिए, इसलिए हर साल कम से कम बिलियन टन ऑफ ग्रेन तो का प्रोडक्शन होना इसेंशियल है, नेसेसरी है ना। तभी क्या होगा, सब तक ये इतना फूड पहुंच पाएगा। अब ये कब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जितनी भी फार्मिंग हो रही है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब लैंड ज्यादा होगा तो ज्यादा फार्मिंग होगी। ठीक है। तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होता है। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड। हम जो लैंड है उसके जो एरिया है उसको पर्टिकुलरली इंक्रीज नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हमारे लिए ये बहुत ही नेसेसरी हो जाएगा कि हम इंक्रीज करें हमारे प्रोडक्शन पे। ठीक है। उसकी इफिशियंसी पे हम ज्यादा ध्यान दें फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। अब जितने भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। ठीक है। हमें बहुत सारी सक्सेस भी मिल चुकी है, जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं, जो नए टेक्निक्स का हमने जो यूज किया है फार्मिंग में। ठीक है। अब हमने क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना है। ठीक है। ताकि जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हमने HYV सीड्स का इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में। व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था ताकि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो। ठीक है। इसलिए बहुत सारे रेवोल्यूशन भी चलाए जा रहे हैं। तो जितने भी रेवोल्यूशन है ना मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it। मतलब बहुत ही अब क्या हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उसको इंक्रीज करने के चक्कर में कहीं हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कहीं हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो बैलेंस, जो हमारा इकोसिस्टम है, कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, फूड का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, लेकिन उसके साथ में इन्वायरमेंट के साथ उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। वो मतलब उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है।
Hence, there is a need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. Sustainable मतलब टर्म का जो मतलब है कि ऐसा प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फूड तो अवेलेबल रहता है, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन के लिए, लेकिन ऐसा मतलब हम ऐसा इतना सफिशिएंट अमाउंट में फूड होना चाहिए कि हम इस टाइम के लिए तो कंज्यूम कर सकें, लेकिन आने वाली जो हमें नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी हम फूड स्टोर करके रख सकें. ये होता है सस्टेनेबल का मतलब. Also, simply increasing grain production for storage in warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. हाँ, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो इतना भी प्रोडक्शन हो रहा है ग्रेन्स का उसको स्टोर करके रख दे रहे हैं, बट ये जो स्टोरेज वाली है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम जो माल न्यूट्रिशन है, ये जो हंगर है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि देखो अगर लोगों के पास, जिनके पास पैसे होंगे उनके पास ये है कि हाँ वो फूड परचेस कर सकते हैं, ठीक है. तो जो फूड की जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है दोनों फैक्टर पे, कि कितना अवेलेबल है फूड मार्केट में, और दूसरा एंड एक्सेस टू इट, क्या हम उस फूड को खरीदने के लायक है भी या नहीं, ठीक है. तो ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर ये फूड डिपेंड करता है, ठीक है. अब देखो, जो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन है ना, वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो टोटली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, ठीक है. अब अगर हम इंक्रीज कर देंगे द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, इज देयरफॉर नेसेसरी टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, ठीक है. Scientific management practice should be undertaken to obtain high yields from farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practice. Like देखो, इसको इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए गए हैं, मतलब मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है. सबसे पहले हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, देन इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है. फॉर एग्जांपल कंबाइंड एग्रीकल्चर विथ लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, ठीक है. तो ये सब कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है जो हमने इंट्रोड्यूस की है फार्मिंग सिस्टम में. अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स. तो देखो बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, लाइक हो गया वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ठीक है. ये सब ऐसे हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट किस लिए एसेंशियल है, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट अगर हम कंज्यूम करेंगे तभी हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी आएगी, ठीक है. और जितने भी पल्सेस होते हैं लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, पिजन पी, लैंटिल, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और जितने भी ऑयल सीड्स हैं इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसम, कस्टर्ड, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए. अब वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट्स हैं, ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं, ये सब हमें किससे मिलता है, वेजिटेबल से, स्पाइसेस से एंड फ्रूट से. In addition to these food fodder crops like bean, oats or Sudan grass are raised as food for the livestock. ठीक है, ये तो कुछ हमने फूड के नाम देख लिए. Different crops require different climatic condition. अब ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन हो उसमें हम सारी जितने भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं. ऐसा पॉसिबल है क्या, आप खुद सोचो, नहीं है ना. क्योंकि देखो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको एक डिफरेंट टेम्परेचर है ना, डिफरेंट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक राइस को अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए एक डिफरेंट सीजन होगा. वही अगर हमें वीट ग्रो करना हो, पल्सेस ग्रो करनी हो, पोटैटो ग्रो करना हो, तो उसके लिए एक डिफरेंट सीजन होता है. तो हम उस पर्टिकुलर सीजन में ही, या एक पर्टिकुलर प्लेस भी डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सीजन या प्लेस में ही हम उस पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. तो इसमें के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, फोटो पीरियड्स होना चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. फोटो पीरियड से क्या मतलब है कि कितना ड्यूरेशन है सनलाइट की, मतलब कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉप को. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन सनलाइट. क्योंकि देखो वो प्लांट जो है ना वो ग्रो तभी करेगा या उसमें फ्लावर्स तभी आएंगे जब उसमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलेगी. क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो कैसे होते हैं, नेचर में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना जो फूड है वो खुद से सिंथेसिस करते हैं और उसके लिए उन्हें प्रॉपर अमाउंट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है.
और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि क्या होते हैं, रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द खरीफ सीजन। ठीक है, अब खरीफ सीजन में क्या होता है, वो ऐसा मंथ होता है, मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। ठीक है, अब इस सीजन में क्या होता है, सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, और कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राबी सीजन। ठीक है, तो दो टाइप के क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, खरीफ वाले क्रॉप्स और रबी वाले क्रॉप्स। ठीक है, अब जो रबी सीजन वाले क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली ग्रो होते हैं नवंबर टू अप्रैल के बीच में, लाइक पेडी, सोयाबीन, pigeon pea, maize, cotton, green gram and black gram are खरीफ क्रॉप। वहीं पे बात करें, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड, लिंसीड एंड आर रबी क्रॉप्स। तो ये क्या है, बेसिकली ये डिवीजन है दो सीजन का। ठीक है, तो इन दो डिवीजन में क्या होता है कि हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010। मतलब अगर हम 1952 से लेकर 2010 तक की बात करें तो इंडिया में क्या है, 4 टाइम्स क्या है, इंक्रीज हुआ है जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का। ठीक है, विथ ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया। ठीक है, हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड, अब कैसे इतना इंक्रीज, सडन इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अगर हम कुछ प्रैक्टिस की, अगर हम सोचें कि क्या प्रैक्टिस इन्वॉल्व की है फार्मिंग में, तो वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेज, हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। हम आगे फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें बात करेंगे कि 3 स्टेजेस क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज होती है, सबसे पहले तो हमें जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उनका चॉइस, उनका सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड होता है कि नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट, हम किस तरीके से जो क्रॉप का जो प्लांट्स है उसको प्रॉपर नर्चर कर रहे हैं, हम उसकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस, हमने एक बार कोई क्रॉप को ग्रो कर दिया, कोई प्लांट हमने प्लांट कर दिया, ठीक है, अब हमें उसका अच्छे से प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, thus the major groups of activities for improving crop yields can be classified as, पहला है crop variety improvement, ठीक है, दूसरा crop production और तीसरा है crop protection। पहला variety, दूसरा प्रोटेक्शन और एट लास्ट क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम जितने भी 3 जो कैटेगरीज है इनके बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Stay connected for more videos.